हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि व्यावसायिक नियमन एवं ढांचा के नाम से जो आपका थ्योरी का पेपर है बीकॉम सेकेंड ईयर में या थर्ड सेमेस्टर में, बीकॉम सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके लिए आज ये वीडियो है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर आपके लिए हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं आज बता दूं कि आपने, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके लिए अगर तैयार कर लिया तो आपकी जो मार्किंग है बहुत अच्छी आएगी। और बिजनेस रेगुलेटरी को बीआरएफ भी नाम से भी जानते हैं। बीआरएफ का मतलब बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क होता है। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं फाइनल एग्जाम के लिए, जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसके लिए लिया है। और बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस पूरी इंडिया में जहां एनईपी लागू है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यावसायिक नियमन एवं रूपरेखा के नाम से भी या ढांचा के नाम से भी ये हमारा पेपर आता है। और इसके जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही है कि अनुबंध से आप क्या समझते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुबंध के प्रकार बताइए, वैध अनुबंध के लक्षण या विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, अनुबंध का खंडन व समाप्ति कैसी होती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इस वर्ष भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इन सब के जो आंसर्स हैं वो आपको हमारे चैनल पे ही आपको मिल जाएंगे। अगर आप बिजनेस रेगुलेटरी की अगर प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तो इस सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं से मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठहराव किसे कहते हैं। ठहराव के प्रकार कौन कौन से हैं। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव को स्पष्ट कीजिए। यानी कुछ ठहराव ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से ही व्यर्थ घोषित होते हैं, जैसे शादी विवाह के ठहराव होते हैं, जान में जोखिम में डालने वाले ठहराव होते हैं। ठीक है, ऐसे ठहरावों के लिए फेमा। अगला है क्वेश्चन 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे, ये जरूर एग्जाम में आएगा। फेमा तथा फेरा को स्पष्ट कीजिए, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले आपको फेरा से भी ज़्यादा फेमा के बारे में आपको समझना है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है और इसके लिए इससे पहले फेरा था और अब वर्तमान समय में फेमा जो हमारी एक संस्था है वो वर्क कर रही। तो इस फेमा के लिए बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्रश्न आएगा। चौथे नंबर पे क्वेश्चन हमने रखा है, प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव का स्वीकृति से क्या संबंध है, प्रस्ताव व स्वीकृति का खंडन कब होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है कि निक्षेप किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, रूप तथा निक्षेपकर्ता के कर्तव्य, निक्षेप एवं गिरवी में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन 5वें नंबर पे आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो साझेदारी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखो। साझेदारी का अंत कैसे होता है, स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन तो छोटा सा ही है और इस क्वेश्चन को तैयार अच्छे से करेंगे। देखो, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के आपस में व्यापार करते हैं, साथ मिलकर के व्यापार करते हैं, सभी लोग पूंजी लगाते हैं, सभी लोग देखभाल करते हैं, तो इसे साझेदारी कहते हैं। और इसकी जो विशेषताएं होती हैं, इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, सभी लोग मिलकर के पूंजी लगाते हैं और सभी के द्वारा बिजनेस में देखरेख की जाती है। कम से कम 2 लोग होते हैं, अधिकतम इनकी संख्या 20 होती है। और अगर साझेदारी अगर बैंकिंग है तो उसमें जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 10 कर दी गई। लेकिन जो साझेदारी अधिनियम है 1932, उसके अंतर्गत ये सदस्यों की संख्या है, लेकिन अब सदस्यों की संख्या यहाँ पर 50 तक कर दी गई है। साझेदारी का अंत कैसे होता है, तो साझेदारी का जो अंत होता है उसमें यहाँ पर साझेदारी का अंत का मतलब है साझेदारी के समापन की विधियाँ आपके लिए लिखनी है, जो कि स्वेच्छा से समापन है, समयानुसार समापन है, न्यायालय द्वारा समापन है, ओके, लेनदारों द्वारा समापन है। इस तरह से ये समापन की क्या है, विधियाँ हैं। अगला है क्वेश्चन, वस्तु विक्रय अधिनियम को स्पष्ट करो एवं क्रेता सावधानी अधिनियम को लिखो। देखो, क्रेता सावधानी अधिनियम हमें यह बताता है कि वस्तु का जो विक्रेता है वो सारी बातें नहीं बताएगा, बल्कि क्रय करने वाले के लिए कुछ चीज़ें हैं वो अपने आप खोज करके और समझनी होंगी।
वस्तु के बारे में पूरा खोजबीन करके ही वस्तु को लेना चाहिए। तो ये हमारा क्रेता सावधानी का नियम कहलाता है। वस्तु विक्रय अधिनियम ये कहता है कि वस्तु को बेचने वाला समस्त वस्तुओं की जानकारी के बारे में अच्छाइयाँ तो बताएगा लेकिन बुराइयाँ नहीं बताएगा। उसमें कोई कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं या कोई किसी प्रकार की असुविधा है तो इन सब बातों को क्रेता पहले से ही ट्राई करके देख ले और ट्राई करने के लिए विक्रेता पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देगा उसके लिए। अगला है क्वेश्चन 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदत्त विक्रेता किसे कहते हैं? वह विक्रेता जो उधार माल बेचता है और पेमेंट बाद में लेता है उसे अदत्त विक्रेता कहते हैं। इसके अधिकार और कर्तव्य बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार कीजिएगा। तो ये 8 क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन। इन 8 क्वेश्चंस को आपने देखा कि बहुत ही कम शब्दों में हमने यहाँ पर रखा है। एग्जाम में जब ये प्रश्न आते हैं तो हो सकता है इनकी लैंग्वेज कुछ कम या अधिक हो जाए, लेकिन प्रश्न यही होंगे, बस घुमा फिरा के कैसे भी हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। आइए शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है और इन लघु उत्तरीय प्रश्न को का जो आंसर है वो हम लोगों को 1 पेज से 1.5 पेज के बीच में देना है। सबसे पहला है प्रतिफल को स्पष्ट कीजिए। प्रतिफल किसे कहते हैं? भाई अगर हम कोई काम करते हैं उसके बदले में हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिफल मिलता है। अगर कोई श्रमिक है, किसी के यहाँ अगर 4 घंटे कहीं सेवा देता है और उसके बदले अगर उसे 200 रुपये मिलते हैं तो वो जो 200 रुपये हैं वही उसका क्या कहलाएंगे? प्रतिफल कहलाएंगे। तो प्रतिफल कुछ और नहीं है बल्कि कार्य करने के बदले जो कुछ भी मिलता है वो उसका क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आगे मार्क भी कर दिया है, जिससे उत्तर कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इन लोगों के साथ में अगर कोई अनुबंध करता है तो वो समझ लो कि अनुबंध जो होता है अवैध हो जाता है। शराबी वो तो कह देगा कि मैं तो नशे में था। पागल, उसके पास दिमागी नहीं। दिवालिया, वो व्यक्ति पहले से ही अपने दायित्वों को नहीं निर्वहन कर पाया इसलिए उसे दिवालिया होना पड़ा। अवयस्क, वो तो बोल देगा कि मुझको अकल ही नहीं है। पर्दासीन स्त्री वह होती है जो कहीं ना कहीं पर्दे के अंदर रहती है, घर से बाहर कम निकलती है, उसे पर्दासीन स्त्री कहते हैं। अपराधी, जिसने अपराध किया हो वो पहले अपराध कर चुका है। तो इन लोगों के साथ में अनुबंध नहीं करना चाहिए। अगला है स्वतंत्र सहमति को स्पष्ट करो। इसमें उत्पीड़न, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती को स्पष्ट करो। देखो, जब बात होती है उत्पीड़न की, जब कोई व्यक्ति जानबूझ करके किसी दूसरे अन्य पक्ष के लिए दबाता है, अपने डराता है और धमकाता है, उसके द्वारा सहमति को लेता है तो ये चीज़ उत्पीड़न कहलाती है। ओके, कपट किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को धोखे में डालता है तो इसे हम कपट कहते हैं। मिथ्या वर्णन, जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु को लेकर के उसमें बहुत सारी गलत बातों को विस्तार से अच्छा करके बताया जाए तो इसे मिथ्या वर्णन कहते हैं। गलती, जो भूल बस हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? गलती कहते हैं। इनके बारे में आपको लिखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी बदल सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब आया है शॉर्ट में तो आया ही है और कभी कभी ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी बदल जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट क्वेश्चन का, एजेंसी व्यापार क्या है और एजेंट के कर्तव्य लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंसी व्यापार, जब किसी फैक्ट्री का बना हुआ माल कमीशन पे जब कोई व्यक्ति बेचने लगता है तो उसका एजेंट बन जाता है और उसके द्वारा किया जाने वाला व्यापार एजेंसी व्यापार कहलाता है। एजेंट के कौन कौन से कर्तव्य हैं और ये विस्तार से हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे और उसके लिए हम आपको जल्द ही वीडियो को दे देंगे। अगला संयोगिक अनुबंध अथवा गर्भित अनुबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोगिक का मतलब होता है संयोग से मतलब कोई घटना घटित होना। गर्भित का मतलब घटना तो 100% घटित होगी लेकिन क्या घटित होगी ये पता नहीं होता है, इसको हम कहते हैं गर्भित अनुबंध। क्षतिपूर्ति तथा इसके प्रकार स्पष्ट कीजिए। कई बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा। क्षतिपूर्ति, जब कहीं पर कोई नुकसान हो जाए उसकी पूर्ति के लिए कुछ धनराशि दी जाए, मुआवजा दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति कहते हैं। और इसके बाद में है बाजी के ठहराव, उदाहरण सहित देना है आपके लिए। ग्रहणा अधिकार के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और अगला है विनिमय साध्य विलेख, चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडी इत्यादि जो होते हैं इनको विनिमय साध्य विलेख कहते हैं। इनको विनिमय साध्य ही क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी वस्तु की क्रय विक्रय के स्थान पर भुगतान न करके अगर चेक है, बिल है, ड्राफ्ट है, हुंडी है, इन्हें दे दिया जाए तो विक्रेता संतुष्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम विनिमय साध्य विलेख कहते हैं। और चेक के बारे में, चेक के रेखांकन एवं अनादरण के बारे में आपके लिए विस्तार पूर्वक बताना है। रेखांकन एवं अनादरण छुप गया है,
आपको चेक का रेखांकन और अनादरण ये पूरा समझाना है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अगर 10 ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हो और 8 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए वो तैयार कर लेते हो, गारंटी हमारी है कि आपका पूरा का पूरा पेपर पढ़ा हुआ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा।